बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आईआर का हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम सबसे पहले। तो जब आपको पता है कोल्ड वॉर का एरा था 1945 से लेकर 1991 तक, आप लोगों को पता है कि कोल्ड वॉर का एरा था। ठीक है, उस वक्त जो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको लोगों ने मतलब एक किस्म का वो रिवाइव हुआ दोबारा से, जो है ना, लोगों ने उसके ऊपर गौर और फिक्र करनी शुरू की। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी उससे जो है ना, वो जो है ना, आपको पता है 21st सेंचुरी की तरफ मूव होने लगा। तो अब क्या था उस दौरान, जो थॉमस हॉब्स था ना, आपको पता है थॉमस हॉब्स तो बहुत पुराना जो है ना एक राइटर था, लेकिन उसके जो नजरियात थे उसको आज के दौर में जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था। वो नजरियात क्या थे, जैसा कि आपको पता है, हम जो थॉमस हॉब्स हैं उनका हम स्टेट ऑफ नेचर हम देख चुके हैं। जो पहली हमारी वीडियो थी, जो हमारी रियलिज्म की थ्योरी थी, उसमें हम देखा था कि थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या था। तो उन्होंने बताया था कि जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, वो नास्टी है, ब्रूटिश है और शॉर्ट है। ठीक है, अब ये क्या मतलब इन तीनों चीजों का? नास्टी का मतलब ये कि उसको फेयर है, हर वक्त उसको फेयर है, किसी चीज का फेयर। अब वो किसी भी चीज का फेयर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो फेयर होता है वो यही होता है कि जो है ना, ये बंदा मर सकता है, इसको मारा जा सकता है, कोई दुश्मन इसको मार सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश का मतलब है कि ये किसी और को मार सकता है। एक तो ये ना कि ये मर सकता है, दूसरा ये कि ये मार सकता है किसी को। ठीक है, और शॉर्ट इसलिए है क्योंकि ये जो है ना वो कैन बी किल्ड। यहां पर तो उसको डर था ना, यहां पर तो और भी कई चीजों का डर आ जाता है, लेकिन शॉर्ट उसकी है, जो लाइफ है उसकी वो शॉर्ट है, क्योंकि वो किल जो है ना वो किल्ड हो सकता है। अब क्या है, सिक्योरिटी कैन बी अचीव्ड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। ये बात आपने समझ लेनी है कि जब भी आप सिक्योरिटी को अचीव करने की बात करते हो तो लाजमी है कि आपको किसी और की जो सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उसको नुकसान पहुंचाना पड़े, उसकी सिक्योरिटी उससे छीननी पड़े। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो जो बंदा है वो आपको थ्रेट जो है ना वो पोज कर रहा है, हो सकता है कि वो आपको जो है ना कोई खतरा है उससे, तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए उसकी सिक्योरिटी छीन लेते हो। ठीक है, तो ये भी सिक्योरिटी के अंदर होता है। ठीक हो गया। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या हुआ करती थी, यानी कि पुराने जमाने से वक्तों से क्या सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। तो इसमें सबसे बड़ी बात हुआ करती थी कि सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स, जितने भी आपके सिटीजन्स हैं, ख्वाह वो आपके मुल्क के अंदर है या आपके मुल्क से बाहर है, उनकी जो है ना सेफ्टी को इंश्योर करना। फिर दूसरी बात, वो जो आपके सिटीजन्स हैं उनका लाजमी सी बात है कोई कल्चर भी है, उनके नॉर्म्स भी हैं, उनका एक वे ऑफ लाइफ है, तो उस वे ऑफ लाइफ को भी आपने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और आपकी जो नेशन स्टेट है, फाइनली जो आपकी, आपको पता ही है, एक आपकी जो है ना वो एक मैप आ गया थोड़ा सा, इसमें आप देखते हैं कि आपकी जो नेशंस हैं, जितनी भी 4 नेशंस आपकी इसके अंदर हैं और एक पूरी स्टेट है, तो ये पूरा नेशन स्टेट आ गया आपका। तो 4 नेशन, तो हमें पता है कि 4 नेशन है, लेकिन हम इस बेस पे नहीं हम जो है ना अपनी नेशन स्टेट बनाते। हम अपनी जो नेशन स्टेट बनाते हैं वो हम रिलीजन की बेस पे बनाते हैं कि भाई हम जो है ना वो रिलीजन को अपने जो है ना वो मुल्क के अंदर डोमिनेंट रखेंगे। तो रिलीजन को आपको पता है, ख्वाह वो सिंधी हो, पंजाबी हो, सारे ही जो है ना वो इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान है। तो उस कॉमन जो आपका जो कॉमन एक थ्रेड है उसको आपने लाकर क्या किया, एज अ नेशन आपने एक नेशन आपने फोर्ज की। हमने, आपको याद होगा, पढ़ा था कि नेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, तो हमने नेशन क्या की, फोर्ज की। ठीक है, अब क्या हुआ, तो ये तमाम चीजें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर थी। ठीक है, 3 चीजें आपको मैंने बता दी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का जो है ना कुछ सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी है क्या चीज। तो इनका मानना यह है कि जो इंटरेक्शंस होते हैं, स्टेट्स के आपस में इंटरेक्शंस होते हैं ना, उसके रिजल्ट में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है। ठीक है, तो अब सिक्योरिटी अचीव कैसे होगी वो भी ये लोग बता देते हैं कि जो थ्रेट है और फेयर है, इन दोनों को जब आप अचीव कर, सॉरी, ये दोनों जो है ना जब खत्म हो जाते हैं, इन दोनों की एब्सेंस होती है,
तो आपकी सिक्योरिटी अचीव हो जाती है। अब थ्रेट और फेयर दो अलग अलग चीजें। थ्रेट आपका ऑब्जेक्टिव है और फेयर आपका सब्जेक्टिव चीज है एक। कैसे? अब देखें, थ्रेट जो है ना वो आपका ये है कि आपको एक खतरा है ना, ठीक है, आपको एक खतरा है कि किस चीज का खतरा है आपको, कि आप जो है ना वो मर सकते हो। अब आप मरोगे कैसे? लाजमी बात है कोई मारेगा ना आपको, कोई बंदा आपको मारेगा, तो वो जो बंदा है वो आपके लिए एक थ्रेट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। और जो आपका जो फेयर है वो आपका सब्जेक्टिव है कि आप भाई ये है कि फेयर आप मरोगे, ठीक है। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि थ्रेट के अंदर आपका जो है ना ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। थ्रेट आपका जो है ना वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट आपका रहता है। लेकिन जो फेयर होता है आपका वो चेंज होता रहता है। आपको पता होगा हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस जो हमने देखा था, उसमें हमने यही बातें देखी थी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो नेचुरल भी होता है और चेंज नहीं होता वो, और सब्जेक्टिव जो होता है वो नेचुरल नहीं होता और चेंज भी हो सकता है। तो थ्रेट आपको पता है कि भाई थ्रेट तो जो है ना वो हमेशा से है ही, कि भाई आपको कोई मारेगा, कोई मार सकता है आपको, आपकी जैसा एक इंसान आपको मार सकता है, तो ये एक आपका थ्रेट हो गया। और आप मर सकते हो, ये आपको मरने का जो डर होगा वो आपका फेयर कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो फेयर है ये और भी कई चीजों का होता है, कई सारी चीजों का हो सकता है। आपकी सिक्योरिटी का आपको हो सकता है कि आपकी सोवरेनिटी जो है, ठीक है, आपके अपने मुल्क में कोई इंसर्जेंसी राइज होती है तो भी आपको एक फेयर जो है ना वो आता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी अलग अलग किस्म की होती है। अब लिबरलिज्म वालों का देखते हैं, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो एक डिजायर है कि आप अपने आप को डिफेंसिव जो है ना वो एक डिफेंसिव एक्शन ले सको, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो ये जब भी आपको कोई थ्रेट फील होगा, कोई भी थ्रेट कि आपको मारा जा सकता है, कोई स्टेट है या कोई बंदा है वो आप पे अटैक कर रहा है, अटैक करना चाहता है, तो वो आपका एक थ्रेट है। तो उस थ्रेट के मुकाबले में, उस थ्रेट के जवाब में आप क्या करोगे? आप जो भी एक्शन लोगे वो आपका एज अ सेल्फ डिफेंस होगा। तो वो ये जो डिजायर है आपकी, इसको हम सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये लिबरलिज्म वालों का पर्सपेक्टिव था और ये इनका यही मानना है कि अच्छा, एक अच्छी चीज है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। 3 पैराडाइम्स ऑफ सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी जो है ना वो सबसे पहला इसका पैराडाइम है, और आपको ये मैं बता दूं कि ये एक रियलिस्ट पैराडाइम है। जो रियलिज्म वाले हैं वही ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी की फेवर करते हैं। स्टेट्स आर सिक्योरिटी एंड स्टेट्स आर थ्रेट। क्या मतलब? कि देखिए, जो स्टेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वही स्टेट आपकी जो है ना वो एक थ्रेट भी आपको पोज करता है, एक थ्रेट भी पोज कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना हमारे यहाँ मैं आपको देता हूं कि बलूचिस्तान का इशू आपने देखा है, ठीक है। तो अब बलूचिस्तान का जो इशू है वहां पर जो है आपको पता है इंसर्जेंसीज हैं, ठीक है, फ्रीडम की डिमांड है। तो वो जो स्टेट है आपका वो उन्हीं सिटीजन्स को सिक्योरिटी भी देता है, लेकिन उन्हीं जो आपका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो जो है ना वो समझता है कि भाई ये हमारी जो है ना वो उनके लिए वो एज अ थ्रेट है स्टेट, ठीक है। तो यही स्टेट आपने देखा कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, और यही स्टेट जो इंसर्जेंट्स आपके हैं जितने भी, या जो आपके कुछ प्रोटेस्टेंट्स हैं जो कि आपका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लेम कर रहे हैं, वो जो है ना आप क्या करते हैं, आप उनको जो है ना वो थ्रेट पोज करते हैं। तो ये दोनों जो है ना काम स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। एनार्की इज द सोर्स ऑफ थ्रेट टू नेशनल इंटरेस्ट। अब क्या है, आपको पता है ये एक जो है ना बहुत सारे सिटीजन्स हैं आपको पता है, और ऊपर एक गवर्नमेंट है, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, यहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, आप देखते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्टेट होते हैं इनके अंदर जो है ना आपको पता है ये फिर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है कि भाई इनके पास सोवरेनिटी आती है कि भाई ये अपने अपने स्टेट्स के खुद जिम्मेदार हैं और खुद ही उनके जो है ना वो समझे एक किस्म के उनके रखवाले हैं, लीडर हैं। तो क्रिमिनल्स, रेबल्स और टेररिस्ट जो हैं आपके, वो सबसे बड़ी इनकी मिसाल है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर मिसाल दी थी कि स्टेट्स जो है ना वो थ्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब जो आपके जो लोकल लेवल के लोग हैं, ये अगर कुछ इनमें से कुछ लोग अलग होकर एक अलग रियासत बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी एक अलग कौम है, हमारा एक अपना कल्चर है, हमारी जो है ना अपनी एक वो है नेशन है, तो हमें एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। तो आम तौर पे उनको आप, क्योंकि स्टेट पहले से एक बनी हुई है, अब स्टेट विद इन अ स्टेट आपको पता है हम उसको एज अ रेबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब वो स्टेट उन्हीं को जो है ना वो थ्रेट पोज करती है, उन्हीं को जो है ना वो, और ये लोग जो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो क्लेम कर रहे हैं आपके लोकल लेवल के लोग, इनको फिर आप क्रिमिनल कहते हो और रेबल कहते हो, टेररिस्ट कहते हो, ठीक है। और ये क्यों उन्होंने सर उठाया, उसकी वजह भी यही है कि कोई ऊपर एनार्की है, कोई ऊपर गवर्नमेंट नहीं है, तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट हो और हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट ना हो, हम खुद ही अपने आप को गवर्न करें, ठीक है, इनके ऊपर कोई और गवर्नमेंट ना हो। तो जिम क्रो लॉज जो हैं वो आपके इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल भी आ जाते हैं आपके, आपने देखा था, ये मैं आपको बलूचिस्तान की एग्जांपल दी, खैर बहरहाल ये भी आपके लिए काफी है ये एग्जांपल, लेकिन जिम एंड क्रो लॉज जो थे उसमें भी आपने यूएस हिस्ट्री के अंदर हमने जो पढ़ा था, आपने देखा था कि जो आपके स्लेव्स थे, जितने भी ब्लैक पीपल थे यूएसए के अंदर, उनको उनके खिलाफ कैसे कैसे लॉज बनाए गए थे जो है ना आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, और आपका जो है ना वो फेडरल लेवल के ऊपर उनके खिलाफ कैसे कैसे कानून बनाए गए थे। उनको स्कूलों में एंट्रेंस नहीं मिल रही थी, उनको जो है ना वो, आपने देखा था कि उनको जो है ना वो पे जो थी, पे गैप बहुत ज्यादा था, जो गोरे थे और जो ब्लैक थे उनके बीच में आपका पे गैप बहुत ज्यादा था, पे उनको मिलती भी नहीं थी। जो आपने देखा था सिविल वॉर हुई थी अमेरिका के अंदर, तो उसके बाद फिर जो है ना सिविल राइट्स मूवमेंट जो है ना वो जो हुई थी, उसके अंदर ये जिम क्रो लॉज के खिलाफ फिर ये मूवमेंट जो है ना स्टार्ट हुई थी। तो ये भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि फिर उन्होंने देखे ना अपना जो है ना वो एक राइट क्लेम किया ना, अपने जो है ना बहुत सारे राइट्स थे वो क्लेम किए, लेकिन वहां पर ही जो आपके जो स्टेट्स थे उनके ऊपर लाजमी बात है गोरों का जो है ना वो दबदबा था। तो वो गोरे क्या करते थे, वो ऐसा जो है ना वो ऐसे कानून बनाया करते थे कि जो के थ्रेड, ये जो आपके जितने भी ब्लैक लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनको थ्रेट पोज करते थे ये लॉज, ठीक है। तो यही आपने देखा कि यही स्टेट है, यही सिक्योरिटी भी देता है और यही आपका जो है ना वो थ्रेट भी पोज करता है, ठीक है। जब इसके अपने मफाद को जद पड़ती है, कोई सिटीजन अपने जो है ना अलग से राइट्स क्लेम करता है, तो जब स्टेट के मफाद को जद पड़ती है तो स्टेट क्या करता है, स्टेट जो है ना वो एज अ थ्रेट उनको जो है ना वो तंग करता है, उनको जो है ना आगे उनके राह में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो था सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। और हम एक दूसरा इसका जो पैराडाइम है वो है आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की हमने बात कर ली, तो जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका प्लूरलिस्ट आपका जो है ना वो पैराडाइम है। ये प्लूरलिज्म वाले जो थे उन्होंने ये जो है ना वो बात की थी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की। वो कैसे, इन्होंने कहा था इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अब जो सोसाइटी होती है आपको पता है उसके अंदर हमेशा ऊपर एक गवर्नमेंट हुआ करती है। तो ये एज अ जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जितनी भी, जैसे कि यूएनओ है, ठीक है ना, और आपके और भी बहुत सारे जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये क्या एज अ आपका जो है ना वो गवर्नमेंट एज अ लॉ कंसीडर करते हैं। तो आप ये समझते हैं कि एनार्की हमने क्या कर दी, खत्म कर दी इस तरह से, ठीक है। तो ये समझते हैं कि अब जो ये एक हमने अपनी जो विल थी, एक जो स्टेट है उसने अपनी जो विल थी, अपनी सोवरेंटी एक किस्म की उसने जो है ना वो हैंड ओवर कर दी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सबसे बड़ी मिसाल जैसे कि आपका लीग ऑफ नेशंस थी, ठीक है। तो इन्होंने यही बात की थी अपने आर्टिकल 11 में, जो इनका चार्टर था उसमें आर्टिकल 11 में इन्होंने क्या बात की कि अगर हमारे जो लीग ऑफ नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर पे भी अटैक होगा तो हम यही कंसीडर करेंगे कि वो हमारे पूरी की पूरी लीग के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आपको आर्टिकल 1 के अंदर ये बात मिल जाएगी कि हम अगर किसी मतलब जो अगर कोई इलीगल वॉर होती है, जो भी कोई उसके अपने कुछ शराइत हैं, लेकिन बहरहाल कोई अगर कानून को तोड़ेगा तो हम कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स करेंगे,
ठीक है। सबसे बड़ी मिसाल इसकी आपको आपने देखा था इराक वॉर के अंदर आपको मिलती है इसकी जो है ना एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल्स आप समझ लें इसकी। तो उसमें आपने देखा था कि कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स हुआ था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ठीक है। फिर आपने देखा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वॉर हुई थी, तो उसके अंदर भी यही काम हुआ था बहरहाल। तो अब आप देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो है ना बहुत सारे अलकायदा, आईएसआईएस और भी बहुत सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी अब देखा था आपने इंटरनेट जो कुछ आपने देखा था कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपके क्रिमिनल्स, रेबल्स, ठीक है, और टेररिस्ट थे आपके, ये आपके डोमेस्टिक लेवल पे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपके बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अलकायदा, आईएसआईएस, ठीक है। इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको हम इंटरनेशनल, जब हम स्फीयर में बात करते हैं तो हम इसको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये बातें हम पहले भी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हमने आपने देखा था कि हमने जो पहला हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डेफिनेशन और स्कोप वगैरह हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की थी। तो उसमें आपने देखा था कि हमने जो बहुत सारे एनजीओज, एमएनसीज जो थी आपकी, फिर आपकी जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको हमने देखा था। तो उसमें हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर हमने जो आपके टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये समझ लें कि ये जितने भी जो स्टेट जो इनको स्पॉन्सर नहीं करता, एक तो होते हैं ना आपके जो जिनको स्टेट स्पॉन्सर करता है, जैसे कि आपकी आर्मी होती है ना, उसको आपका स्टेट स्पॉन्सर कर रहा होता है ना, तो वो आपके स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो आपके स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इनको आपका जो गवर्नमेंट होता है वो उनको स्पॉन्सर नहीं कर रही होती है, ठीक है। इसी वजह से इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर तो ये अब एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन गया इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर, जो आपके जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है आपकी, वो आपका इसका तीसरा पैराडाइम है, वो देख लेते हैं। इमैनुअल कांट जो थे आपके, उन्होंने बात की थी यूनिवर्सल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड की। तो अब क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई, जो आपको पता है इमैनुअल कांट जो थे वो क्रिटिकल थ्योरी वाले थे ना, क्रिटिकल थ्योरी। फिर जो है ना इन्होंने लिबरलिज्म के भी कुछ आइडियाज को इन्होंने फेवर किया था, ठीक है, जैसे कि आपके यूनिवर्सल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड। अब लिबरलिज्म ने तो हमें कुछ राइट्स दिए, लेकिन क्रिटिकल थ्योरी वालों ने, इमैनुअल कांट वालों ने हमें बताया कि भी और भी बहुत सारे राइट्स भी हैं और क्या है, आपकी ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। तो जो आपके थ्रेट्स जो आपके होते हैं उन राइट्स को, जितने भी आपके खतरे उन राइट्स को आपके, वो ह्यूमन सिक्योरिटी कहलाएगी। जैसे कि आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपने देखा होगा, वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसमें काफी सारे कोई 35-40 राइट्स हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन राइट्स को कोई अगर खतरा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन सिक्योरिटी कहेंगे। और वो है बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं, जीनोसाइड है, ठीक है ना। फिर और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ना, ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी इसको मिल रही है। और आज जो हमारा हम देखेंगे अभी आगे चल के कि आज ये ह्यूमन सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। फिलहाल जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो आपका जो है ना, वो जितने भी उसके अंदर राइट्स हैं, उन राइट्स को अगर कोई खतरा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ह्यूमन सिक्योरिटी कहलाएगा, ठीक है। उसको फिर उन जो आपके थ्रेट्स हैं उनको खत्म कर देना, इसका मतलब है कि आपने ह्यूमन सिक्योरिटी अचीव कर ली, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये भी एक हमारी डॉक्ट्राइन है। उस डॉक्ट्राइन के अंदर यही बात हुई कि भाई आपने जो है ना ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। फिर इसके अलावा और मैं आपको एक बता देता हूं कि आपने देखा था कि जीनोसाइड कन्वेंशन हुई थी। सबसे बड़ी मिसाल तो इसके अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की आ जाती है ना, ठीक है। उसके अलावा राइट्स ऑफ नॉन कॉम्बिटेंट्स अंडर IHL, आपने देखा था कि जो आपकी जेनेवा कन्वेंशंस हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग खुद लिख लें। तो जेनेवा कन्वेंशंस के अंदर आपने देखा था कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाया गया, तो उसमें भी ह्यूमन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा गया, ठीक है। जो आपने देखा था कि जो आपके नॉन कॉम्बिटेंट्स हैं या आपके जो सिक एंड वुंडेड जो आपके हैं जितने भी, वो उनको आप अटैक नहीं करोगे उनके ऊपर, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, जीनोसाइड की प्रोहिबिशन 1949 के अंदर जो कन्वेंशन हुई थी आपकी,
वो यही बताती हैं चीजें कि भाई अब ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर आपने ज्यादा, अजाइलम का ये कॉन्सेप्ट है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी को अचीव करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई कि अगर कोई बंदा आपके मुल्क में आप जो है ना उसको स्टेट, जो हमने बात की थी ना कि स्टेट थ्रेट भी पोस्ट करता है, अगर कोई इंसर्जेंसी करता है, कोई जो है ना स्टेट के खिलाफ कोई कार्रवाइयां करता है, तो स्टेट फिर क्या करता है, उसको थ्रेट पोस्ट करता है। तो वो बंदा अब क्या करता है, अजाइलम ले सकता है, आपका दूसरे मुल्क में जाके पनाह ले सकता है, और वो मुल्क पाबंद होगा उसको पनाह देने का। इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपको यही कहता है कि आप अजाइलम दोगे, कोई भी अगर आपको आएगा अजाइलम, जैसे अल्ताफ हुसैन है आपका, आप देखते हैं अजाइलम लिया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो अब ये जितने भी पैराडाइम्स हैं, ये हमने बात की, जितने भी जो आपके नेशनल, इंटरनेशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी, ये तमाम इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे कि आप देखते हैं कि कोई एक, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक सिक्योरिटी को अचीव कर लें और दूसरी हमारे पास ना हो, नहीं, हमने तीनों को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। आप देखते हैं स्टेट सबके अंदर ही इन्वॉल्व है, ठीक है, स्टेट के अंदर ही आपकी जो है नेशनल सिक्योरिटी, और जो आपके स्टेट के आउटसाइड जो आपका जो भी काम होते हैं वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आ जाते हैं। फिर आपकी कुछ डोमेस्टिक सिक्योरिटी जो आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी होती है, बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल को कोई मसला है या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कोई मसला आ जाता है, तो वो जो है ना वो आपका ह्यूमन सिक्योरिटी होती है। फिर जो आपके इन्हीं स्टेट्स के जो बाहर आपका जो सोसाइटी और बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इन स्टेट्स की वजह से भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी आपकी जो है ना वो उसका कंसर्न आता है। तो फिर उसके लिए हम क्या कहते हैं कि भाई एक इंटरनेशनल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए बड़ी सारी, जो कि इन सबको जो है ना वो संभाल के रखे, रोक सके लड़ाई करने से, एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो पंगा लेने से। लेकिन इसको खुद भी अब मसला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ठीक है ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से इनको तो रोक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हमने बात कर ली टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अलकायदा, ISIS, ये तमाम चीजें जो है ना ये खुद इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है ना वो थ्रेट पोज कर रही हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की 21st सेंचुरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के दौरान हमने देखा कि अक्यूमुलेशन ऑफ पावर शुरू हो गई। यूएसए और यूएसएसआर जो था आपका, इन्होंने मिलकर जो है ना वो, मिलकर तो नहीं मतलब एक दूसरे के मुकाबले में, ठीक है ना, आर्म्स रेस शुरू कर दी, ठीक है, और लड़ाई झगड़े, प्रॉक्सीज, पता नहीं क्या क्या तमाशे शुरू हो गए थे, वो कोल्ड वॉर में हम देख ही लेंगे। तो फिर अब क्या हुआ कि आपने देखा कि फिर कोल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे जो थे ब्लॉक्स बन गए थे ना, आपने देखा था कि 2 ब्लॉक्स बने थे और इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आया करते थे। तो मेनली क्या थे, 2 ब्लॉक्स थे आपके। ठीक है, अब क्या था, इसके अंदर सोवरेंटी के ऊपर बात आई, क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तब भी ये इंपैक्ट था, इंटरनेशनल जो सुपर पावर्स थी उनका इंपैक्ट था, जो आपकी छोटे डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके ऊपर। तो ये जो है ना, जो आपकी टेरिटरी है उसकी सोवरेंटी के ऊपर बात आ रही थी। तो आपने अब क्या करना है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में आपने अपनी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करना है, और ये आपकी अल्टीमेटली सोवरेंटी को आपने प्रोटेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें हुई दुनिया के अंदर, कुछ ऐसे मसले हुए। पहले हमने देखा था ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अलावा जो हमने 3 पैराडाइम्स देखे, वो उनके अंदर कुछ तब्दीलियां आई। क्यों? कुछ मेजर शिफ्ट्स हुए दुनिया के अंदर, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया। नेशनल सिक्योरिटी जो थी आपकी, जैसे कि आपका हमने बात की थी ना कि एब्सेंट ऑफ फेयर एंड थ्रेट, ये 2 जब खत्म होंगे तो आपकी सिक्योरिटी अचीव होगी। तो अब वो फेयर और थ्रेट को काफी हद तक अचीव कर लिया गया इंटरनेशनल अरीना के अंदर। लेकिन ग्लोबलाइजेशन हुई आपकी, तो ये एक मेजर शिफ्ट था दुनिया के अंदर। इसकी वजह से दुनिया भर में इंटीग्रेशन हुई, और इंटीग्रेशन के नतीजे में जो आपका रिस्क ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट था वो आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर आपका इमर्जिंग पावर्स का राइज होना शुरू हुआ। जो आपकी बहुत सारी स्टेट्स हैं वो आपकी इमर्जिंग पावर्स के तौर पर जो है ना वो राइज होना उनका शुरू हुआ, जैसे कि चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया, ये तमाम आपकी ऐसी पावर्स हैं जो कि इमर्जिंग पावर्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से अब जो आपके जितने भी जो आपके दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंट्स हैं, या आपका इंटरनेशनल अरीना में आप देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है दुनिया। ठीक है,
और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड भी है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो अब क्या है कि देखते हैं आपके जो है ना वो फिर लड़ाई का खतरा कम हो जाता है ना, क्योंकि लाजमी बात है ट्रेड्स हैं। यूएसए और चाइना की मिसाल ले लेना, दोनों का डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रेड रिलेशंस हैं उनके, इतना ज्यादा ट्रेड होता है बीच में कि अगर लड़ाई कर ली और ट्रेड खत्म कर दिया तो दोनों कंट्रीज को ठीक ठाक नुकसान होने का खतरा है और होगा भी, ठीक है। तो ये जो है ना मसला आ गया कि अब इस तरह की जो इंटरडिपेंडेंसी है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो आपका रिस्क है वो कम हो गया है, ठीक है। इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ सॉफ्ट पावर इन ग्लोबल एरिना, अब क्या है, सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, सॉफ्ट पावर को तरजीह दी जा रही है, सॉफ्ट पावर के ऊपर जो है ना वो अपना जो इंटेंशन है उसको आप को डाइवर्ट कर रहे हो। कैसे? मिसाल के तौर पर सॉफ्ट पावर क्या है? सॉफ्ट पावर का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आपकी ऐसी बात, कोई भी बात आप ऐसी करें कि जिसकी इंटरनेशनल अरीना में आपकी उस बात की कदर हो, ठीक है। मिसाल सबसे बड़ी इसकी यह है कि यूएसए आपको देखते कि आप सैंक्शंस लगाता है, यूएसए किसके ऊपर लगाता है? किसी के ऊपर भी लगा देता है, ठीक है। लेकिन आपने ये बहुत कम नहीं सुना होगा कि किसी और कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री पे सैंक्शन लगा दी। अक्सर आप यही सुनते हैं कि अमेरिका ने जो है ना वो क्या कर दी, सैंक्शन लगा दी। अब चूंकि यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा एक सुपर पावर है, आपको पता है, तो उसकी बात की वैल्यू बनती है इंटरनेशनल अरीना में। सिमिलरली चाइना की भी बनती है, कुछ ना कुछ यूरोपियन कंट्रीज की भी बनती है, ठीक है। तो ये क्या है कि अब यूएसए क्या करता है, अगर सैंक्शन लगाता है किसी के ऊपर तो उससे फिर उस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो आप देखते हैं कि आप उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं, जैसे कि ईरान के ऊपर यूएसए ने क्या किया, सैंक्शंस लगा के उससे अपनी बात मनवाई। जो आपका वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसने शुरू किया हुआ था उसके ऊपर उसने काफी पाबंदियां लगाई, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ आपका ऐसा, उसकी वजह से भी ये भी एक मेजर शिफ्ट है आपका, जिसकी वजह से आप देखते हैं यूएसए के अंदर भी मुसलमान आप लोगों को मिलेंगे, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी कई सारे आप लोगों को मुसलमान जो है ना वो मिलेंगे। तो उसकी वजह से जो बहुत सारा जो डेमोग्राफिक शिफ्ट आया है दुनिया के अंदर, तो ये एक जो है ना वो काफी इसकी वजह से जो है ना आपका वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का जो चांस था, रिस्क था, वो अब खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो शिफ्ट हुए इनके इम्पैक्ट्स क्या पड़े। वो इम्पैक्ट हम देखते हैं। वो सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरडिपेंडेंस चेंज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो आपका इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो इतनी इंटरडिपेंडेंसी है, मेन चीज क्या है, इंटरडिपेंडेंसी। इसकी वजह से अब क्या हुआ है कि सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तब्दील हो गया है। तो अब क्या है, आज के दौर में थ्रेट्स आर मेयरली विद इन स्टेट्स। अब क्या है, ज्यादातर आपको हमने बात की थी ह्यूमन सिक्योरिटी की, तो डोमेस्टिक सिक्योरिटी आ जाती है उसके अंदर। तो ज्यादातर अब खतरा वही है, ज्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम वही है, टेररिज्म की, सिविल वॉर की, फूड वाटर इनकी जो शॉर्टेजेस हैं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेट पोज हो रहा है, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज भी इसमें आ जाती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। आप देखते हैं कि दिन ब दिन जो है ना वो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो सिक्योरिटी है वो शिफ्ट हो गई है किस तरफ, ह्यूमन, एक इंडिविजुअल की तरफ शिफ्ट हो गई है। मल्टीपल स्टेट्स एट वंस आर अफेक्टेड, ठीक है। तो जब बहुत सारे स्टेट्स आप देखते हैं कि एक साथ उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों के ऊपर ही क्लाइमेट का जो है ना वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि दोनों के सिटीजन्स को नुकसान पहुंच रहा है, दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा, दोनों का जो है ना वो कॉमन इंटरेस्ट है यहां पर, ठीक है। फिर मिलिट्री माइट इज डिक्लाइंड इन इंपॉर्टेंस। जो आपकी मिलिट्री, जो आप कहते थे ना पहले कि अपनी ताकत बढ़ाओ, ये रियलिज्म वालों को आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं कि आप तो कहते थे ना कि अपनी ताकत बढ़ाओ, पावर अपनी जो है ना वो गेन करो। तो अब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी खत्म हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है अब इस चीज की। क्या आप बोले यार इसकी इतनी ज्यादा मिलिट्री है, क्यों, लड़ाइयां कम हो रही हैं, ठीक है, और मसले ज्यादा हैं, ठीक है। वॉर्स के अलावा और कई मसले आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो
फिर आपके पास इसके अलावा अगला मसला क्या है कि न्यूक्लियर डेटरेंस एंड द रोल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटजी हैव आल्सो डिक्लाइंड। जो आपके हमने बात की ना, जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं, मेजर शिफ्ट्स हुए इन द वर्ल्ड, उनके इंपैक्ट्स में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये भी है कि आपका जो न्यूक्लियर डेटरेंस था, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी थी, यानी कि न्यूक्लियर वेपन, जो हम बात करते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, वो उनकी इंपॉर्टेंस भी अब खत्म हो गई है। ठीक है ना, अब कोई नहीं है हम कह रहे कि भाई ये फलाना बंदा जो है ना वो न्यूक्लियर पावर जो है ना वो बन रहा है। ठीक है ना, अब इन चीजों के ऊपर क्योंकि लड़ाई ही नहीं है ना। आप देखते हैं हमने जो मेजर शिफ्ट्स देखी उनकी वजह से लड़ाई खत्म हो गई ना, काफी हद तक लड़ाई कम हो गई। तो फोकस इज मूव्ड फ्रॉम स्टेट्स टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स। अब एक इंडिविजुअल की तरफ क्या हुआ है, आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका फोकस है, फोकस ऑफ इंटरेस्ट है आपका, वो आपका क्या हुआ है, वो शिफ्ट हो गया है आपका, ये आपका इंडिविजुअल के ऊपर। और इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मिसाल तो आप हर जगह पर ही दे सकते हैं ना। ठीक है, और मिसालें भी मैं आपको दे देता हूं। यूएनडीपी, इसके अंदर क्या हुआ, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आप देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस वालों ने 7 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया ह्यूमन सिक्योरिटी की। ये भी यूनाइटेड नेशन का ही रेफरेंस आप यहां पर दे सकते हैं कि 7 डायमेंशन उन्होंने वो की। ठीक है, पहली डायमेंशन क्या आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यहां पर हम लाजमी बात है, अब इनकी हम हेडिंग्स ही देखेंगे, डिटेल्स लाजमी बात है, आप लोगों को खुद भी पता है। ठीक है, कि क्या डिटेल्स हैं इसकी। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये आपको पता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी आपकी आ जाती है। ठीक है, कि आप देखते हैं फूड जो है आपका उसकी शॉर्टेज चल रही है कई जगहों पर। ठीक है, हेल्थ सिक्योरिटी आ जाती है। कोविड-19 का एक बहुत बड़ा आप इस जो है ना एग्जांपल यहां पर आप दे सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है ना वो इसने एक ग्लोबल एरिना में अपना इंपैक्ट जो है ना वो क्रिएट किया है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी आपकी आ जाती है। क्लाइमेट चेंज जो आपका हो गया एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। ये कॉमन इंटरेस्ट ऐसा बन गया है लोगों का कि अब क्या है कि आप जो है ना वो लड़ाई का खतरा कम हो गया है। ठीक है, फिर आपका है कम्युनिटी सिक्योरिटी की तरफ आप आ जाते हो। क्राइम्स जो हैं आपके लोकल लेवल के ऊपर हो रहे हैं उनको रोकना है, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं। ड्रग्स, आपके ड्रग अब्यूज जितने भी हो रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो ये हमने देखना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को हम अलग से भी देखते हैं। ठीक है, तो आपने एक समझ लें कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी है एक। फिर आपका 7 जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी। ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी आपकी, वो आपको खुद पता है कि आप दो देखते हैं कि आप जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप एक जो है ना वो नेटवर्किंग जो है ना बहुत सारी आप देखते हैं कि इंटरनेट में क्या है, बहुत ज्यादा जो है ना वो नेटवर्किंग है। पूरी दुनिया जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें आप देखते हैं कि आपकी प्राइवेसी को खतरा हो गया है। जीमेल में आप देखते हैं कि आपकी तमाम कॉन्टेक्ट्स, ये वो आपकी तस्वीरें, हर चीज आपकी जो है ना वो जीमेल के पास है। ठीक है, और हर बंदा मजबूर भी है जीमेल इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, टच मोबाइल आपका जो है वो जीमेल के बगैर कम ही इस्तेमाल करता, कम ही चलता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने बात की थी पॉलिटिकल सिक्योरिटी की, इसी में हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, ये आपका जो है ना जो भी हम चाहते हैं वो हमें करने दिया जाए। ख्वाह हम बिजनेस करना चाहते हैं कोई, जैसे कि आप देखते हैं ना कम्युनिज्म वगैरह के अंदर या सोशलिज्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट कम ही मिलता है फ्रीडम फ्रॉम वांट्स का। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के अंदर ये आपको मिल ही जाता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर आप देख लें कि वहां पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी लैंड परचेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी आप ओन कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये भी आपकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी में आ जाती है कि आप जितने भी ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी में सॉरी, कि आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं लोगों को आपने देने हैं, जॉब्स हैं। ठीक है, आपका फूड की हमने बात की, उसी में आपकी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। पहनने की चीजें हैं आपकी, ठीक है, आपकी डेली रूटीन में जो आप यूज करते हैं चीजें वो आ जाती हैं आपकी। तो वो तमाम गुड्स और सर्विसेज जो है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये एक सिक्योरिटी आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, सेटिस्फाई मटेरियल एंड नॉन मटेरियल नीड्स, तो जितनी भी आपकी इस तरह की नीड्स आ जाती हैं वो हमने फुलफिल करनी होती हैं, जितनी भी आपकी नीड्स होती हैं। ठीक है, और आपकी जो है ना फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आप जो है ना वो अगर अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी भी आपको फ्रीडम उसके लिए होनी चाहिए। ये आपका क्या है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है। ठीक है,
तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये आपकी आ गई। इसके अंदर हमने जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग को हमने देखना है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। जो आपका हमने जनरेशन की बात की, इसमें हमने जो है ना वो आपने देखा कि जीनोसाइड जो है ये एक मसला आ जाता है इसमें कि हम उसको खत्म करें अपना। अबॉर्शंस बहुत सारे होते हैं हेल्थ रीजंस की वजह से, तो हमने बात की थी ना कि इंटरकनेक्टेडनेस भी है, ये आपस में जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। अबॉर्शन होते हैं जो आपके औरतें होती हैं, उनको बेचारियों को जो है ना वो सहूलत नहीं मिलती हॉस्पिटल्स वगैरह में, हेल्थ उनको जो है ना वो ठीक नहीं मिलती। बेसिक हेल्थ यूनिट, यहाँ पे आप लोग देख लें, बेसिक हेल्थ यूनिट जो है ना वो उनको नहीं दिया जाता, प्रोवाइड उनको एक्सेस नहीं है वहां तक, ठीक है। बेसिक हेल्थ यूनिट क्या होता है आपका कि कोई जो है ना वो पहुंच नहीं है ना हॉस्पिटल्स तक। आपके जितने भी आप देखते हैं कि जो आपके रूरल एरियाज हैं जितने भी, वहां पर आप देखते हैं हॉस्पिटल्स की कमी है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो फ्यूचर जनरेशन की बात आ जाती है। तो हेल्थ सिक्योरिटी वैसे भी हमने देख ली, लेकिन पॉलिटिकल सेंस में भी हमने इसको देख लिया, ठीक है। ये आपका था जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था इन 21st सेंचुरी, ये आपका यहीं तक था और यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वाकई में वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करना है आपने, शेयर भी करना है, और कमेंट्स में अगर कोई जो है ना फीडबैक आपने देना है वो जरूर देना है आपने, ठीक है। बताना है कि भाई क्या मसला था लेक्चर के अंदर, कहाँ कोई कमी थी, कोई जो है ना बेशी थी, कहाँ पे आपको सही समझ में आया, कहाँ पे समझ नहीं आया। ये तमाम चीजें आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।